ओके शुरू। चलिए शुरुआत करते हैं बजट से। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, और बजट के बजाय जिस शब्द का उल्लेख संविधान में उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी सरकार का जो साल भर का विवरण है वो क्या होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो हमारा देश में वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसका मतलब ये है कि सरकार को 31 मार्च वो एंड तारीख होती है, तब तक उनको पूरा बजट पास करके फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से आप नया पैसा ले सकते हो, क्योंकि पुराने बजट का जो भी पैसा है वो आप 31 मार्च के बाद नहीं निकाल सकते, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं होती। तो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पूरे साल भर का जितना भी बजट होता है वो 1 साल पेश करना पड़ता है, और हमारे भारत में 2017 से 1 फरवरी को बजट आता है। इसे बजट नहीं कहते, जबकि इसका हिंदी में नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर 112 में दिया गया, 112 में दिया गया। यानी पूरे साल का एक एस्टिमेट खर्चा होता है। हो सकता है इसके अलावा और भी खर्चा हो, वो अलग है, लेकिन बजट तो वो है जो एकदम फिक्स खर्चे हैं। और भी खर्चे हो सकते हैं, जैसे बाढ़ आ गई या एकदम से कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, डिफेंस में हो गया। फिलहाल बजट में सारी चीज़ों का कुछ एस्टिमेट तो होता ही है, बहुत रेयरली होता है कि अलग से में बहुत ज़्यादा पैसा निकालना पड़े, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने भारत में एक और फंड होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, कॉन्टीजेंसी फंड, जिसको बोलते हैं आकस्मिकता निधि। कभी कभार ये जो बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसी कुछ, इन सब चीज़ों के लिए हमारे देश में एक अलग से फंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 267 में उसके बारे में बताया गया। लेकिन हम जिस बजट की बात कर रहे हैं ना, वो बजट किससे निकालते हैं, संचित निधि से धन निकालने के लिए होता है। और पूरे भारत का जितना भी सरकार ने, देखिए बजट का मतलब साफ सुथरा होता है। बजट का मतलब होता है कितना आपके पास है और कितना खर्च कर सकते हो। जनरली हम भी किसी शॉप पर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, मान लो आप जीन्स ही खरीदने के लिए चले गए, तो सबसे पहले दुकानदार को बोलेंगे भैया एक जीन्स दिखा दीजिए, तो वो क्या बोलेंगे, आपका बजट कितना है, मतलब आप कितना लेकर के आए हो और कितना खर्च कर सकते हो। तो बजट जो है पिछले साल की आय और आगामी साल के व्यय के बीच में एक बैलेंस शीट होता है। इट इज अ बैलेंस शीट बिटवीन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अपकमिंग ईयर। आने वाले साल का खर्च, क्योंकि जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से खर्च करेंगे ना। और वैसे भी क्या होता है, ज़्यादातर बजट में आप ये देखोगे कि पिछले साल की जो इनकम हुई है उसकी, और इनकम भी पूरी एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो मार्च तक इनकम होनी है। आप फरवरी में बजट ला रहे हो, फरवरी और मार्च 2 महीने की इनकम आप एस्टिमेट करते हो कि इतनी इनकम और हो जाएगी, तो वो पूरी एस्टिमेट इनकम होती है पूरी। तो आपको उससे पहले की इनकम तो पता है, लेकिन उसके बाद की इनकम को आप बता सकते हैं कि ठीक है इतनी इनकम हो सकती है तो इतना खर्चा हम कर देंगे। हम भी तो सोचते हैं कि इस महीने इतनी आवक होगी, अगले महीने हम लोग ये खरीद सकते हैं, लेकिन जितनी आय है उससे ज़्यादा का बजट बन जाता है। इसी वजह से आरबीआई को साथ रखते हैं हमेशा। हम भी जब जीन्स खरीदने जाते हैं तो हमारे दोस्त को लेके जाते हैं, उसको ये बोल करके कि तेरी चॉइस अच्छी है, जबकि चॉइस का कोई मामला ही नहीं है। उससे जो घटेगा पैसा वो निकालने के लिए उसको लेके जाते हैं, यही होता है। उसको लगता है कि मेरी चॉइस अच्छी है, लेकिन वो आरबीआई का रोल अदा कर रहा होता है। तो जब भी बजट में कुछ पैसा कम कर पड़ेगा तो आरबीआई से ये लोग क्या करेंगे, फाइनेंसिंग करवा लेते हैं। उसको हिंदी में कहा जाता है हीनार्थ प्रबंधन, उसको कहते हैं इंग्लिश में डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से जो बचा हुआ पैसा वो ये लोग कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में हम लोग को लगता है कि बजट जिस दिन 1 फरवरी को आरबीआई से ऋण लेते हैं उसको चुकाना पड़ता है अगले बजट में। फिर देखिए क्या होता है, हमको लगता है कि 1 फरवरी को जो हमारे देश के वित्त मंत्री वो आए, उन्होंने भाषण दिया, काम खत्म, बजट आ गया। इतना बहुत आसान नहीं है बजट आना। पूरे साल भर के एक डिपार्टमेंट अपना एस्टिमेट बना के देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। सभी विभाग जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय के अपने अपने खर्चे आगामी वर्ष के वो खुद बना के देते हैं। उसके बिहाफ पर जो वित्त मंत्री होते हैं वो अपना बजट तैयार करते हैं। अब ये भी नहीं बोल सकते कि बजट कौन लेके आता है। सीधे सीधा आंसर है कि बजट लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। ध्यान रखना, बजट को आप मनी बिल समझ लो, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बजट को लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। अच्छा, मनी बिल में हम लोग क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, लेकिन बजट को तो खुद राष्ट्रपति ही रखवाता है। आपको पता है बजट वाले दिन राष्ट्रपति जी संसद में आएंगे, लोकसभा में, और उस दिन पहले स्पीच देंगे। वो खुद बजट को रखवाते हैं और अलाउ करते हैं वित्त मंत्री को कि आप अब बजट अनाउंस करें। तो बजट कुछ चरणों में पूरा होता है, जिसके टोटल 6 चरण हैं। पहला चरण होता है जो 1 फरवरी को शुरू होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। ये 1 फरवरी को शुरू होता है।
हालांकि ये 2017 से शुरू हुआ 1 फरवरी को, नहीं तो उससे पहले तो फरवरी की आखिरी तारीख को होता था। नीति आयोग के आने के बाद नहीं, हाँ नीति आयोग तो 2015 में आ चुका था, लेकिन 1 फरवरी 2017 से हमारा बजट जो है 1 फरवरी से आना शुरू हो गया था। उससे पहले ये फरवरी की आखिरी तारीख को आता था। 1999 में तो तक तो बजट हमारे देश में शाम को 5 बजे प्रसारित होता था, मतलब प्रस्तुत होता था, क्योंकि इंग्लैंड के टाइम को मैच करने के लिए। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम आज़ाद हो चुके हैं, इतने साल के बाद समझ ही नहीं आ रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने वो ट्रेन चेंज किया और 11 बजे बजट पेश हो जाता है और पूरे दिन भर उस पर कार्यवाही चलती है। और हमें समय चाहिए था, क्योंकि अगर आप 28 फरवरी को बजट लेकर आओगे तो आपके पास खाली 1 महीना है, मार्च। उस 1 महीने में आप क्या क्या करोगे, बड़ी मुश्किल होती थी। ऐसे में बजट समय पे कभी पास ही नहीं हो सकता था। अब क्यों समय पे पास नहीं होता था? क्योंकि बजट को पास करने में काफ़ी समय चाहिए। सबसे पहले तो जो वित्त मंत्री होते हैं उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, उसको प्रस्तुत करने के बाद 3 से 4 दिन का समय मिलता है बहस के लिए। विपक्ष वाले इस पर 3 से 4 दिन तक बहस करते हैं। 3-4 दिन तक बहस होती है और इन 3-4 दिन की बहस होने के बाद लोकसभा की छुट्टी हो जाती है। हम सोचते हैं कि बजट इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, ये लोग आ क्यों नहीं रहे, छुट्टी पे होता है वो, क्योंकि 3 से 4 दिन की बहस होने के बाद टोटल 24 विभाग बनाए जाते, विभागीय समितियां होती, विभागीय समितियां होती है जो सारे मंत्रालय के पैरेलल चलती। जितने भी मंत्रालय हमारे देश में है, बड़े बड़े मंत्रालय, उनको उनके जितने भी वो लोग पैसा मांग रहे हैं उसको जांच करती कि इन्होंने इतना पैसा मांगा है तो क्यों मांगा है, क्या है वास्तव में इतने पैसे की जरूरत है इन विभागों को कि ऐसे ही मांगे जा रहे हैं। तो विभागीय समितियां क्या करती है, जो मंत्रालयों के लिए अलॉट किया गया बजट में पैसा कि हम लोग इस बार रेलवे के लिए इतना, तो रेलवे की विभाग समिति उसको जांच कर लेगी। तो हर एक विभाग की समितियां, टोटल 24 समितियां होती हैं और 3 से 4 हफ्ते में अपना ये रिपोर्ट पेश करती है। 3-4 हफ्ते तक ये विभागीय समितियां जांच करती, तब तक लोकसभा की छुट्टी चलती है। लोकसभा तब आएगा नहीं, मतलब पहला सत्र शुरू हुआ, 4 दिन बाद खत्म मतलब छुट्टी चल रही है। क्यों? क्योंकि विभागीय समितियों की जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक बहस नहीं कर सकते। जब विभागीय समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती तो उस पर बात होती है उनकी रिपोर्ट पर। अगर रिपोर्ट बिल्कुल फेयर है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई इश्यू नहीं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग। विभागीय समितियों की जांच रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष वाले विभागीय समिति की रिपोर्ट पर प्रश्न करते हैं। अगर विभागीय समितियों ने किसी विभाग को लेकर कम रुपए आंकने की बात कही है, उसके बाद भी वित्त मंत्री बजट पर अड़े हुए हैं कि इतना ही बजट देंगे, तो वे अपोजिशन वाले जो है वो कर सकते हैं कुछ मांग। लेकिन फिलहाल अभी अपोजिशन वाले कुछ नहीं करेंगे, एक प्रोसेस होती है वो अपोजिशन वाले करेंगे। कहाँ, मैं भी बताता हूं आपको। विभागीय समितियों की जांच रिपोर्ट के आने के बाद उसमें सब लोग अपना चिंतन मनन कर लेते हैं। उसके बाद अनुदान की मांग चलती है, अनुदान की मांग होती है और मतदान होता है। ये अनुदान की मांग क्या होती है? इस बजट में हर एक विभाग के लिए कुछ पैसा अलॉट हुआ है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री को बोला गया, स्वास्थ्य के लिए हमारे वित्त मंत्री ने बोला कि इस बार स्वास्थ्य के लिए हम लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जो स्वास्थ्य विभाग है, मतलब भारत में स्वास्थ्य की आज भी कंडीशन ठीक नहीं है, हॉस्पिटलों के लिए और बहुत सारी सुविधा हम प्रोवाइड कराएंगे लोगों के लिए, फ्री में मेडिसिन वगैरह जो भी वो करना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अलॉट किया 1.5 लाख करोड़ रुपए। अब ऐसे में 1.5 लाख करोड़ रुपए अलॉट हुआ है तो उसकी महत्ता बताएगा कौन? स्वास्थ्य मंत्री। वो अनुदान की मांग करेगा कि भारत में इतने हॉस्पिटल्स है, भारत में इतनी जगह हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, आगामी साल के लिए हमें इतना चाहिए और मैं मतदान, इसने अनुदान की मांग करता हूं, और उसके बाद मतदान करवाते हैं। अपनी स्पीच के बाद वो मतदान करने को कहते हैं। लेकिन अगर उनका अनुदान वाकई में बहुत ज़्यादा है तो अपोजिशन वाले इनके अनुदान की मांग के खिलाफ कटौती प्रस्ताव ला सकते, कट मोशन। अपोजिशन वालों को अपनी नाराजगी जताने का बिल्कुल अधिकार है। तो लोकसभा में अनुदान की मांगों के खिलाफ अपोजिशन वाले कट मोशन लेके आएंगे, उसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। अगर वो उनकी नीति से खफा है तो उसको बोलते हैं नीतिगत कटौती। अगर वो उनकी नीतियां सही नहीं लग रही कि आपकी नीति सही नहीं है, इससे बेहतर नीति हो सकती है, उसको बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन, उसको बोलते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अगर वो उनकी किसी पॉलिसी में ज्यादा ही पैसा दे दिया, अगर वो उस पैसे अमाउंट से खफा है कि अमाउंट आपने ज्यादा दे दिया, पॉलिसी ठीक लग रही है लेकिन अमाउंट कम करो, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट, आर्थिक कटौती, पैसा कम करो। यदि वो उनको समझ नहीं आ रहा, अगर उनको पॉलिसी और इकोनॉमिकली दोनों चीज सही नहीं लग रही, उनको वो पैसा देना ही सही नहीं लग रहा है या कुछ और नाराजगी जताना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टोकन कट, सांकेतिक कटौती। 100 रुपए कम कर देंगे वो, 100 रुपये कम करके बोलेंगे कि ठीक है इसमें 100 रुपये कम कर दो, बाकी हम बता नहीं सकते कि एक्चुअल क्या कमियां हैं, लेकिन हम कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं। और कटौती प्रस्ताव लाने के बाद
उसे पास करना पड़ेगा। अगर पास नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पास हो गया तो सरकार को बहुमत साबित करना पड़ेगा, सरकार गिर सकती है, क्योंकि बहुमत में आप है और ये कैसे बिल पास कर दिए, समस्या का विषय है। आज तक कटौती प्रस्ताव पारित तो नहीं हुआ, लेकिन नाराजगी व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। यह सरकार के बजट में व्यवधान उत्पन्न करने का तरीका भी हो सकता है। व्यवधान उत्पन्न करने का तरीका बोल सकते हैं, या चेक एंड बैलेंस का भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन को भी देश के हित में कुछ सोचने का अधिकार तो मिलना चाहिए। ये कट मोशन उनको अधिकार देता है। तो ये अनुदान की मांग ऐसे हर विभाग वाला करता है, जितनी भी टोटल अनुदान की ऐसी मांगे, ऐसे 141 मांग होती, टोटल 141 मांग्स होती। ये 141 डिमांड होगा, इसका मतलब 141 बार अलग अलग जो मंत्री आएंगे, सब 141 मंत्री होते नहीं है, लेकिन सब विभागों के लिए मांग होती है। तो अलग अलग विभाग के लिए, रेलवे के लिए अलग, सामान्य विभाग के लिए अलग, तो 141 बार वोटिंग होगी। लेकिन इसके लिए टाइम बड़ा फिक्स है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होगा। इसके लिए टाइम दिया जाता है 26 दिन का। ये अनुदान की मांग को पारित करने के लिए, अनुदान की मांग करने और उसमें मतदान करने के लिए कितना टाइम दिया था? 26 दिन का। हाँ बिल्कुल, जो योजना आपको कंटिन्यू करना, सब इसी में होता है। टोटल चीजें, अगर आपको पुरानी योजना मनरेगा चल रही है 2005 से 6 से चल रही है, उसको और आगे बढ़ाना, बढ़ाते ही है, तो उसमें बजट फिर से सैंक्शन करना पड़ेगा। जितनी भी योजनाएं ऑलरेडी चल रही है उसको वापस आपको कंटिन्यू करना आगे, तो उसके लिए बजट हर साल देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी योजना सक्सेसफुल तो करनी, तो बिना पेमेंट की तो नहीं हो सकती, बिना फंडिंग की हो सकता है कि काम। 26 दिन के बाद, 26 दिन के अंदर अगर सारे 141 चीजों पर मांग नहीं हुई, हो सकता है लेट हो जाए, कभी कभार बहस लंबी हो जाती है, कट मोशन आ गया तो क्या होता है, 26 दिन में मान लो 26वां दिन चल रहा है और आखिरी का 1-2 घंटा बचा हुआ है और आपकी कम से कम 10-12 मांग पड़ी हुई है, उस पर एक आदमी बोलेगा, फिर बहस होगी, बहस करने का मौका दिया, फिर मतदान होता है। तो क्या होता है कि जब आखिरी का दिन बचा होता है तब क्या होता है, सबको एक साथ मांगों को रखा जाता है और एक साथ मतदान किया जाता है, बहस का मौका नहीं देते। तो ऐसी अनुदान की मांग जिस पर बहस का मौका नहीं दिया जाता आखिरी दिन में, उसको बोलते हैं गिलोटिन प्रस्ताव। गिलोटिन मतलब, ये गिलोटिन शब्द तो हालांकि सर धड़ से अलग करने वाला एक चीज होती है, फ्रांस में या जर्मनी में, यूरोप में कहीं चलता था सीधा सर धड़ से अलग। एक देखा होगा आपने, एक ऐसा हाँ, और ऊपर से एक धारदार हथियार आता था और गला खत्म, उसको बोलते हैं गिलोटिन। कोई आखिरी इच्छा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खत्म। यहाँ भी वही है, अपोजिशन वालों को बहस करने से टालने के लिए डायरेक्ट सीधा मतदान करवा दो, उसको बोलेंगे गिलोटिन प्रस्ताव। लेकिन इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि आप 26 दिन में अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं कर पाए, 26 से 27वां दिन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बजट हमको 31 मार्च तक पारित करना है। हमारे पास समय कहाँ इतना, जब 3 से 4 हफ्ते आपने दे दिए किसको, विभागीय समिति को, 1 महीना तक वो खा गया, 4 दिन बहस में चले गए, उसके बाद आप 26 दिन इनको दे रहे हैं, उसके बाद भी अभी तो विनियोग विधेयक पारित करना है। अब आती है बारी विनियोग विधेयक की। ये विनियोग विधेयक बहुत काम का होता है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, 114 में इसको अलग से भी पढ़ना है हम लोगों को। विनियोग विधेयक इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट बिल। फर्ज करो कि मान लो आपके पिताजी आपको हर महीने पैसे भेजते हैं, आप बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं। पिछले महीने भी आपको 5-6 हज़ार रुपये भेजे थे, इस महीने जैसे ही 1 तारीख हुई, और वैसे ही पिताजी को महीने में एक ही बार फ़ोन लगाते हैं 1 तारीख को, जब आपका बजट पारित करवाना होता है। तो हमने क्या किया, फ़ोन किया पिताजी को, पिताजी पैसे चाहिए अगले महीने के लिए, तो वो आपसे बोलेंगे पहले पिछले महीने का हिसाब तो दो, पिछले महीने के जो 6,000 रुपये भेजे थे और 500 रुपये एक्स्ट्रा भेजे थे, उसका पूरा हिसाब चाहिए, भाई क्या क्या हुआ, कितना कितना किराया हुआ। तो जब तक आप पुराना हिसाब नहीं दोगे, नया पैसा निकलेगा नहीं। वैसे ही कुछ विनियोग विधेयक है, ये विनियोग विधेयक अगर पास नहीं हुआ, एप्रोप्रिएट बिल पास नहीं हुआ तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, ये आपको संचित निधि से पैसा निकालने की अथॉरिटी देता है। तो विनियोग विधेयक आपको समय पे पारित करना पड़ेगा, इसको पारित होने में समय लग सकता है, क्योंकि बहुत बहस भी हो सकती है कई बार। तो जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक आप बजट में से पैसा निकाल ही नहीं सकते। विनियोग पारित होने के बाद तो फिर आप धड़ाधड़ वित्त विधेयक लेकर के आओ और पैसा निकालते जाओ, लेकिन इसमें लग जाता है समय बहुत ज़्यादा, ये लंबी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर विनियोग विधेयक पारित होते होते आपका अप्रैल भी निकल गया, तो मई भी आ गया, तो 1.5 महीने 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आ गया। अब क्या होता है, आप 31 मार्च के बाद तो 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते, लेकिन 31 मार्च के बाद अगर आपको पैसा निकालना है तो जब तक बजट पास नहीं होगा पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए आर्टिकल 116 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी से अनुदान की मांग कर सकते हैं, लेखानुदान ले सकते हैं, वोट ऑन अकाउंट 2 महीने का खर्चे के लिए स्पेशल पैसा मांग सकते हैं अगर बजट लेट हो गया तो इस तरह से बजट इसीलिए 1 महीना खिसका दिया गया है, वो 1 फरवरी किया गया 28 फरवरी की बजाय, ताकि आपको टाइम मिल जाए। और अब ज़्यादातर ये होता है कि बजट टाइम पे पास होकर के 1 तारीख से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं,
2 4 5 10 दिन लेट भी हो गया तो, लेकिन ये पैसा ऐसा नहीं कि 10 महीने का पैसा मांग ले राष्ट्रपति जी से। वो लेखानुदान में 2 महीने का जो पैसा मांगा गया वो सामान्य खर्च के लिए मांगा जाता है, सैलरी वैलरी के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्कीम लॉन्च कर दी आपने, तो वैसा कुछ होता है। और बजट 4 साल तो आता है, 5वें साल जो होता है सरकार का आखिरी साल, उसमें पूरा बजट नहीं आता, उसमें कुछ महीनों का बजट लाना पड़ता है और उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। क्योंकि पता चला कि फरवरी में आप बजट लागू कर रहे हैं, लेकिन मई में चुनाव है, मई में चुनाव हो रहे लगातार, अभी मई जून में चुनाव है, तो अब आप पूरे साल का बजट ले आओगे लोगों को खुश करने के लिए, तो ऐसा अलाउ नहीं किया जाता। ये एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, संविधान में नहीं लिखा है कि अंतरिम बजट ला सकते हैं कुछ महीने का, 4 महीने, क्वार्टर का बजट ला के पेश कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब नई सरकार आएगी वो नया बजट फिर जुलाई के बाद से कभी कर देगी। वो बजट ऐसा टुकड़ों में आता है उस साल, वैसा कुछ हो सकता है। बात समझ में आई पूरी? ये थी हमारी पूरी बजट की प्रोसेस। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही सरकार अपना पैसा निकाल सकती है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, चीज़ मिसिंग ये है कि ये बजट आने से पहले ही एक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उसका नाम है केक की रिपोर्ट। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पूरे साल का ऑडिट करवाता है और सभी विभागों का ऑडिट करके वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। उसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, वो उसको जांच करती है, जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। मतलब केक की रिपोर्ट राष्ट्रपति जब रखवाता है तो विपक्ष का नेता वाली जो समिति है, जो अध्यक्ष वाली, उसकी जांच करता है, और अगर जांच में गलत कुछ आया तो फिर जब तक वो रिपोर्ट सही साथ नहीं आ जाती, रिपोर्ट पे बहस नहीं हो जाए, तब तक आप बजट ला ही नहीं सकते। तो एक ये भी तरीका बजट को डिले करने का। लेकिन जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए सब लोग समय पे बजट ला चुके थे, बजट लाने में कभी किसी को समस्या नहीं हुई, क्योंकि उसी से तो काम चलता है पूरे देश का, उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। ये थी हमारी संपूर्ण बजट की प्रोसेस। ठीक है, अब इसको लिखने का कोशिश करते हैं।